हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्ज़ाम आईटीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आईटीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य सभी एसएससी एनडीए एग्ज़ाम के लिए भी जरूरी है। क्योंकि देखिए एसएससी एनडीए रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सारे एग्ज़ाम के लिए जरूरी है क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में जो है साइंस का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें हम लोग टॉप 50 एकदम मोस्ट वीवीआई जो है 50 साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि 2022 से तथा उसके बाद भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इस्पात में होती है। इस्पात में कितना होता है? तो आपका 5100 मीटर पर सेकेंड लगभग होता है। 5100 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब कि 5100 मीटर मतलब कि 5 किलोमीटर से भी बेसी जो है 1 सेकंड में ध्वनि चली जाएगी। किसमें? इस्पात में। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो आप लोग जानती हैं कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? शून्य होता है। मतलब निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। इस कारण है कि देखिएगा, कोई व्यक्ति जब है आपके अंतरिक्ष में जाता है तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है हवा नहीं है, इस कारण से है और वह एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। और देखिए वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल में कितना है? तो जल में आपके 1450 मीटर पर सेकंड होता है। सब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आपको बस थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझदारी से मतलब कि थोड़ा सा अच्छा ढंग से पढ़ लीजिएगा ना थोड़ा सा, तो बस आप इसको ऑप्शन के थ्रू ही बना सकते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, अब पृथ्वी पर सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे एक विस्फोट हो रहा है, तो उसको देखिए वो विस्फोट होगा तो यहाँ पे आएगा उसका आवाज़ नहीं, क्योंकि उसको क्या होगा, निर्वात से होकर आना पड़ेगा होगा। तो निर्वात में तो प्रकाश चलेगा नहीं, तो जहाँ पे आवाज़ हो वहीं पर हो जाएगा। और चंद्रमा पर भी पे आपका ऑक्सीजन उतना नहीं हवा नहीं है उतना, जिस कारण से जो है आपका क्या होगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा आवाज़। तो बस पिछले क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो गया कि चंद्रमा बम विस्फोट होगा तो पृथ्वी वह सुनाई नहीं देगा। दूर है इसके लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि नहीं है, वहाँ पे क्या है, वायु नहीं है, इसके चलते सुनाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है कोणीय संवेग, कक्षीय वेग, गुरुत्वीय त्वरण और पलायन वेग ऑप्शन है। तो आपका देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? आपका पलायन वेग होता है। चंद्रमा पर जो है चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, मतलब वायुमंडल नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया, हम बताए थे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा बम फटेगा तो आपको पृथ्वी की आवाज़ नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल रहेगा तब ना जो है उसका पर हम लोग का क्या ध्वनि का संचरण होगा और हम लोग के पास पहुँचेगा। तो वायुमंडल नहीं है तो संचरण नहीं होगा। यहाँ पे ये भी कन्फर्म हो गया आपका। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, किसके कारण? तो आपके पलायन वेग के कारण होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पलायन वेग के कारण। अब देखिए कुछ यहाँ पे पलायन वेग से संबंधित इंपॉर्टेंट जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो आप याद रखिएगा पृथ्वी का पलायन होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। याद रखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से यदि कोई वस्तु को हम लोग पृथ्वी से फेंकेंगे ना ऊपर की ओर, तो वो देखिए वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। इतना स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो इसी वेग को पलायन वेग कहते हैं। क्या होगी? वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस नहीं गिरती। और देखिए चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, आपसे पूछा जाए तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.38। कितना होता है? 2.38 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा का होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? तो इसका आंसर है होगा पलायन वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? देखिए कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो जल की सतह पर आपके नाचते हैं, तो आप किसके कारण नाचते हैं? तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है जल की सतह पर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े नाचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेंचुरीमीटर से ज्ञात किया जाता है। वेंचुरीमीटर से आपका क्या ज्ञात किया जाता है? तो आपकी किसका ऑप्शन है? जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल के घनत्व और जल के प्रवाह की दर। तो आपकी जो है वेंचुरीमीटर से आपका जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते हैं। देखिए जब उपग्रह में है ना, वह उपग्रह में भी जो है वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं है, तो इस कारण जो है हम लोग नॉर्मल घड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, लोलक वाली घड़ी का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए जो है उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री जो है आपके स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आपका ऑप्शन भी स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो गुब्बारा गुब्बारा क्या होगा? तो देखिए हाइड्रोजन गैस से जो है गुब्बारा भरा हुआ है, तो हम लोग पृथ्वी से उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? वो क्या होगा? वो आपका जाकर वहाँ पे फट जाएगा। आपका ऑप्शन लीजिएगा, वहाँ पे जाके फट जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तब उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा, एक समान वेग से जा रही है, मतलब देखिए अगर कोई वस्तु एक समान वेग से जा रही है तो क्या उसमें त्वरण होगा? नहीं। तो त्वरण जब होगा ही नहीं तो आदमी के व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उसका भार हम लोग निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है आपका? mg+ma होता है, mg+ma। था यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या होगा? जी के चलते जीरो हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि सॉरी ये क्या होगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी त्वरण नहीं होगा तो त्वरण जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा? भार में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और वही कहा आपका, एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तब बढ़ेगा, एक समान वेग से कह देगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? तो देखिए लालटेन के जो आपका तेल है उसमें जो है आपका लालटेन जो में जो है बत्ती में आपको मिट्टी जो है ऊपर की ओर, सॉरी लालटेन के मिट्टी का तेल जो आपका लालटेन में ऊपर की ओर चढ़ता है, देखे होंगे तो वो क्या होता है? केशिकात्मक कारण होता है, याद रखिएगा। लालटेन की बत्ती में जो आपका तेल जो है केशिकात्मक कारण चढ़ता है, ये भी याद रखिएगा कि बरसात के बाद लोग जो है ना खेतों को जुतवा देते हैं। क्यों? कि केशिकात्मक कारण, कि केशिकात्मक जो है आपका जो है उसकी नली बंद हो जाए और जो है आपका पानी जो है खेत से सूखे नहीं, नमी समाप्त ना हो। और देखिए केशिकात्मक कारण ही ना हम लोग का पृथ्वी से जल जो है पौधों को मिलता है, सब याद रखिए, सब जो केशिकात्मक कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बैरोमीटर में पारा का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। देखिए बैरोमीटर में पारा का तल यहाँ पे क्या पूछ दिया है? पारा एकाएक कह दिया ना। देखिए जब बैरोमीटर में पारा का तल एकाएक गिरेगा ना तो वहाँ पे तूफान आने की संभावना होती है। इसका आंसर तो होगा तूफान आने की संभावना। और चलिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ और नोट्स और बातें जान लेते हैं। देखिए अब बैरोमीटर का पारा अगर जब है धीरे धीरे गिरेगा ना तो क्या होगा? तो देखिए बैरोमीटर का पारा जो आपका धीरे धीरे गिरेगा तो आपकी वर्षा आएगी, ठीक है। और बैरोमीटर का पारा जो अचानक बढ़ जाएगा तो मौसम स्वच्छ रहेगा, मतलब कि साफ सुथरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एकाएक गिर गया तो तूफान आएगा, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, और जो है एकदम बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मौसम साफ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, एक कमरे में पंखा चल रही है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? देखिए कमरे में पंखा चलाते हैं तो हम लोग को लगता है कि क्या हो रहा है कि हम लोग को रूम में ठंडा लग रहा है ना। हम लोग क्या होता है, वायु के जो है ना वायु का ताप जो है बढ़ जाता है। क्यों? देखिएगा आप एक कमरा है, अगर बाहर से कोई हवा ना है, आप सारे खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए ना तो देखिएगा रूम कुछ देर बाद एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम गरम हवा देने लगेगा। कहते हैं गर्मी ज़्यादा इसलिए पंखा गर्म हवा दे रहा है। उसका कारण क्या है कि वायुमंडल जो है बाहर से वायु नहीं आ रहा है, और इस कारण से पंखा जो है आपका गर्म कर देता है, वायु को गर्म कर देते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है। और केल्विन में कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो हम लोग जानते हैं लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे अधिक होता है, इस कारण जो है हमें दूर से भी लाल रंग हमें दिखाई देता है। इस कारण जो है रेलवे सिग्नलों में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, वही होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस पंखा वाला ही क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? बस सेम वही होगा। हम लोग कमरे में मतलब कि फ्रिज में रूम में फ्रिज रखा हुआ है, उसका दरवाजा खोल दीजिए तो क्या होगा? तो उसका भी ताप बढ़ जाएगा। क्यों? रूम का भी ताप बढ़ जाएगा। क्या है? देखिए हम लोग जब कमरा है, देखिए वो कमरा है, कमरा में हम लोग हम लोग फ्रिज का दरवाजा खोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो उसमें तो बाहर से हवा नहीं आ रहा, तो देखिए क्या रहा है, हम लोग विद्युत ऊर्जा जो है क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में फ्रिज के द्वारा बदल रहा है। तो वही यांत्रिक ऊर्जा कारण जो आपका हम लोग का रूम गर्म हो जाता है। ये सब याद रखिएगा। ये सब जो है लॉजिक का चीज़ है, ये सब जानना एकदम जरूरी है। लॉजिक के साथ पढ़िए, केवल ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे कि इसका आंसर ये होगा तो नहीं होगा। इसको लॉजिक से पढ़िए, लॉजिक से पढ़िएगा तो एकदम मस्त, एकदम आपके पास नॉलेज गुण होगा। उस लॉजिक जो है आपके समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं एक उपग्रह से पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? देखिए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, एक उपग्रह से पैकेट छोड़ दिया जाता है तो आपका क्या होगा? तो क्या होगा आपका? तो क्या होगा आपका? आपके उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। उसे छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? उसके बगल में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो कहीं जाएगा नहीं, बस उसके बगल में क्या होगा? उसके पृथ्वी के कक्षीय वेग में घूमने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए किसी पेंडुलम की लंबाई जो आपका दोगुनी करेगा ना तो उसका आवर्तकाल जो रूट दुगुना होगा। क्यों? देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T √√π × √√π
क्या होगा, रूट अंडर एल बटा जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट क्या 2 गुना करिएगा तो क्या होगा, रूट 2 ये ना होगा, तो इसलिए रूट 2 गुना होगा। सब लॉजिक का चीज़, ये सब समझने फिर एक बार समझिएगा तो फिर भूलिएगा नहीं। हम ये और इस चैनल पर हम एक बार आपको लॉजिक ही बताएंगे। देखिए ITI के बाद भी हम बहुत ही आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल से हमेशा बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ताकि जो है उसको भी अच्छे से नॉलेज मिल सके। देखिए इस वीडियो पर हम एकदम अच्छा एकदम ट्रिक बताएंगे आपको याद करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा, उसको हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान जो है आपका संस्थान जो है आपका कहाँ पे स्थित है, तो आपका कहाँ पे स्थित है, आपके बेंगलुरु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुम्मिलित क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुम्मिलित करना है। देखिए तो हम लोग देखते हैं ओमीटर से क्या मापा जाता है, तो ओमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, ओमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, हो गया। और देखिए पायरोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप मापते हैं, हो गया। और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि अनेमोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायु की चाल मापते हैं। हमें नहीं पता था कि अनेमोमीटर से क्या मापते हैं, लेकिन हमने क्या किया, अनुमान लगा लिया ना, हाँ भाई एक ऑप्शन बच गया तो वही होगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि अमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा, पहले उसको मिलाइए। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं वोल्ट मीटर किसके से क्या मापा जाता है, विभवांतर। फिर पायरोमीटर किसका माप होता है, तो उच्च ताप का। तो एक ऑप्शन बच गया, तो उसका आंसर यही होगा। तो बस यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, डी दिया है, बस यही सही है, इसका यही सही होगा। देखिए आराम से देख लीजिए, वही आंसर बताए। बस ये सब क्वेश्चन का जो है ना, इसको एकदम समझने का फिर थोड़ा सा समझदारी होगा तो क्या होगा, 2 ऑप्शन पता है, दो आराम से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाराध्वनिक विमाने डैश की होती है, मतलब पाराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो क्या होती है, वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाराध्वनिक विमानों की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। देखिए चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाते हैं, तो चमगादड़ जो पाराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, इसलिए उड़ पाते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा, चमगादड़ पाराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो उड़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए कि आपके परिवार को 0.5 ग्राम सोने, मतलब कि 50 ग्राम सोने के आभूषण खरीदने हैं। सोने के दरम्यान में प्रतिशत अनिश्चितता का स्तर क्या रहेगा, यदि सोने का मूल्य 5 लाख प्रति kg हो तो उसका अनिश्चितता क्या होगा। देखिए हम लोग कितना खरीदना है, 50 ग्राम खरीदेंगे ना, तो इसका अनिश्चितता आपका हो जाएगा 0.5 होगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है इसका अनिश्चितता का फॉर्मूला होता है, ये होता है 0.5 बट गुने 100 बटा 50। इस तरह रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 50 इस तरह करेंगे, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जितना आएगा, एक आएगा, काट का एक आएगा, तो उसका जो आपका 5 लाख का है, 1 ग्राम का हो गया 5 लाख, ठीक है। तो आपका 1000 ग्राम का कितना होता है, आपका 1000 ग्राम का मूल्य होगा आपका 5 लाख होगा। तो बस 1 ग्राम जो आपका मिलेगा, तो 1 ग्राम का मूल्य आपका निकाल लीजिएगा कितना होगा, तो आपका 250 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्क्रीन छोटा है इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कण 2 पाई रेडियन पर सेकेंड कोणीय चाल से कोणीय वेग से 0.45 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गतिमान है, तो इसका रेखीय वेग क्या होगा। इसका रेखीय वेग देखिए पहले क्या दिया है, 2 पाई आर, 2 पाई दिया है, 2 पाई आर कितना, 2 पाई आर हो गया। तो आप ऐसे करेंगे, आप ये फार्मूला लगा लेंगे, और उसके बाद ये फार्मूला लगाने के बाद आप लगाइएगा v बराबर में ओमेगा इंटू आर, फिर कोणीय वेग, और फिर त्रिज्या रख दीजिएगा। आपका जो त्रिज्या दिया है, तो आपका इस तरह करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, आपका इसका पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कि 2.83। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और वो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब्दुल इस यात्रा में पूरी कितनी औसत दूरी तय करता है। देखिए तो औसत दूरी का एक फार्मूला होता है, औसत दूरी होता है कितनी होता है 2 अगुने, पहला कितना क्या दूरी है 20 है, फिर 40 है, अब फिर नीचे जोड़ के लिख देते हैं, 40 है 20 कितना होगा 60 होगा। तो बस ये इस तरह करने के बाद, काटने के बाद आपका काट दीजिएगा, इसका 2 गुने 20 गुने 40 प्लस में, फिर 40 प्लस 20 उसको बाटा में लिखिएगा, मतलब 60 बाटा में लिख दीजिएगा। तो इस तरह करने के बाद आपका कितना आएगा 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक संरेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है, तो इस दौरान वो कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो उषा के वेग क्या होगा, उसका वेग कितना होगा बताना है हमें। तो उसका वेग कितना होगा, तो हम लोग वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग कहिए या चाल कहिए। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका दूरी बटा वेग कहिए या चाल कहिए। तो हम लोग देखिए चाल का फॉर्मूला लगता है, चाल बराबर क्या होता है आपका
तो दूरी अब बटा समय होता है, ठीक है। दूरी बटा समय, दूरी कितना हो गया 90 मीटर का, या 90 मीटर आई तो आपके कितना हो गया 180 मीटर हो गया। और समय 1 मिनट में आ रही है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 60 तो 1 से 1 जीरो काट दिया, 6 से 3 सेकंड आपका आ जाएगा। तो 3 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सेकंड में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में मिलाया जाता है। देखिए ठंडे देशों में जो आपका हिमांक कम करने के लिए, मतलब कहने का ठंडे देश में जो है उसमें जो हिमांक में जो पानी डाला जाता है वो रेफ्रिजरेटर में क्या वो गले वो क्या होता है वो जमे नहीं, इसके लिए आपका क्या किया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है आपका, तो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सबसे अधिक जनसंख्या में यौगिक निम्न तत्वों के हैं। सबसे अधिक संख्या यौगिक किस तत्वों के हैं, आपके कार्बन के, ऑप्शन डी कार्बन के यौगिक जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, सेंदूर का रासायनिक नाम क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका आंसर क्या होगा, सेंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका अम्लों का स्वाद होता है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू में पाया जाता है, तो नींबू में क्या पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है आपके साइट्रिक अम्ल, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइट्रिक अम्ल नींबू पाया जाता है। और इमली में क्या पाया जाता है, इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपका चींटी के डम में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपका सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपके नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपका सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटी के या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है। बेकेलाइट प्लास्टिक जो आपका कैसे प्राप्त होता है, तो आपके फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। रेयान रेशे जो आपके कैसे तैयार किए जाते हैं, तो आपके सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं रेयान रेशे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक दवाइयाँ प्रयोग की जाती है। एंटीपायरेटिक दवाइयाँ जो आपके कैसे प्रयोग की जाती है, तो आपके शरीर के ताप को घटाने के लिए प्रयोग की जाती है। एंटीपायरेटिक दवाइयाँ जो है शरीर के ताप को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जेम्स चैडविक ने खोजा था। जेम्स चैडविक ने क्या खोजा था, तो आपका जेम्स चैडविक में आपने न्यूट्रॉन को खोजा था, ऑप्शन में हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के गुण उस पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु गुण किस पर आपके निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु गुण जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर दीजिएगा किसी परमाणु गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम कर दे तो उसका दाब क्या होगा। देखिए स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम कर दीजिएगा ना, तो उसका आपका दाब क्या होगा, तो उसका दाब जो है आपका क्या होगा, तो उसका दाब जो है आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उसका दाब बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है विस्फोट के लिए TNT में निम्न प्रकार के मिश्रित का प्रयोग किया जाता है। विस्फोट के लिए किस प्रकार का आपका मिश्रण बना के आपका प्रयोग किया जाता है, तो आपके किस प्रकार का, तो अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आ ही गया चींटियों में पाया जाता है, तो चींटियों में क्या पाया जाता है, तो चींटियों में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चींटियों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर इसका सूत्र भी पूछ सकता है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र याद क्या होता है, तो याद रखिएगा CHCOOH, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है CHCOOH। अगर वही आपसे पूछ जाए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र जो आपका CnH2n+2 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्केन का सूत्र ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 90 किधर गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 90 है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है आपका। एस्प्रिन का आपका रासायनिक नाम क्या है, तो आपका रासायनिक नाम जो है एसिटाइल सैलिसिका अम्ल है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में विध्रुवों का कार्य करता है। आपके शुष्क सेल में कौन जो है आपके विध्रुवों का कार्य करता है, तो आपके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सोडियम को जल में डालने पर निम्न गैस बनती है, तो सोडियम गैस को जब हम जल में डालते हैं तो आपके हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
बेडिलेआइट अयस्क है। बेडिलेआइट जो आपका किसका अयस्क है? तो आपके जर्कोनियम का अयस्क का ऑप्शन नंबर डी। बेडिलेआइट जो आपका जर्कोनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका प्याज लहसुन में गंध निम्न तत्वों के कारण आती है। प्याज लहसुन में जो आपका गंध जो है आपके किस तत्वों के कारण जो आपका प्याज लहसुन में आपकी गंध आती है? तो आपके किस तत्व के कारण? तो आपके लिथियम के कारण जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्याज और लहसुन में गंध जो है लिथियम के कारण आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में आपको जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन है? तो देखिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया कार्बनिक यौगिक जो आपके अमोनिया है। आपका ऑप्शन में हो जाएगा। सबसे पहले जो है प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक आपका अमोनिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पीतल में होता है। पीतल में क्या होता है? तो पीतल में आपका तांबा और जस्ता होता है। कहने का मतलब है कॉपर प्लस जिंक होता है आपका पीतल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण जो आपके किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो आपके क्लोरीन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्लोरीन द्वारा। और क्लोरीन का संकेत पूछे था क्या था? तो क्लोरीन का संकेत Cl होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ है। तो फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका सिल्वर बोरोमाइट। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिल्वर बोरोमाइट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका संकेत क्या होता है? तो AgBr जो है सिल्वर बोरोमाइट का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दूध कोलाइडी तंत्र। तो दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का पायस है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि वो भी जो बिहार ITI की तैयारी अच्छे ढंग से करें।